हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और फिर से एक और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को वेलकम करेंगे। इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स, ऐसे सवाल आपने एसएससी को बार बार पूछते हुए देखा होगा। तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक और कंबाइंड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके साथ अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। बाकी के इनके भी मेरे जो डायरेक्ट लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लास्ट में एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। पहला सवाल आपके सामने, फरवरी 2023 की 22 तारीख को दिल्ली में मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के विमोचन को किसके द्वारा किया गया? पहली चीज़ तो यार ये है कि कौन लॉन्च कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। इसके बाद कुछ-कुछ ऐसी बुक्स के अंदर कुछ लोग ना अपने फॉरवर्ड लगते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब ऐसे मान लीजिए कि उसमें अपना एक लेख लिख देना कि भाई इस बुक से आपकी क्या राय है? ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। उसको पब्लिश किसने किया है, उस पब्लिशर का नाम भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हू लॉन्च्ड, बुक का नाम क्या था? मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, दिल्ली के अंदर 22 फरवरी 2023 को बीजेपी के जो नेशनल अध्यक्ष हैं, यानी कि जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जेपी नड्डा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि इसको फॉरवर्ड किसने किया है, तो फॉरवर्ड इसमें किया है, आप सभी ने नाम सुना होगा, एस जयशंकर। तो उन्होंने इस पर अपना हल्का सा लेख लिखा है। इसके अंदर और भी कई सारे एडिटर्स हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। बाकी आपसे पब्लिशर का नाम पूछा जा सकता है। ये पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो विज़डम ट्री है, बड़ी एक पब्लिशिंग हाउस है, उनके द्वारा इसको आपका पब्लिश किया गया है। देखो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मोदी जी के नाम पर इस बुक को देखा, तो एक बुक है, अगर आप याद रख सकें, इसका नाम है आपका क्रंच टाइम। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर श्री राम चौलिया। एक ये पुस्तक आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक और एक इंपॉर्टेंट बुक आपको नजर आती है, दी मैकमोहन लाइन। ये मतलब हाल फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना, उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये अ मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में थी। ये लिखी है किसने? जे जे सिंह ने। ये एक आप याद रख सकते हैं। और भी मैं बताता रहूंगा। एक इंपॉर्टेंट और पुस्तक आई थी, वो है आपकी अंबेडकर अ लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। अभी हाल ही में ये आपकी लॉन्च करी गई थी। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको मिलती रहती हैं, बाकी मैं भी आपको रेगुलरली बताता रहूंगा जैसे जैसे बुक्स के बारे में आता रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली का कौन सा स्थान रहा? मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम अंडर द क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंदर कौन से नंबर पे रहा? तो देखो चर्चाओं में ये था कि 2021 की इस इंडेक्स के अंदर नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसको 5वीं रैंक मिली, इसलिए आपका ये चर्चा में था। तो इंडिया का जो ओवर आपका क्यूआई सिस्टम या फिर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम होता है, वो आपकी रैंकिंग कंटिन्यू करता है, भाई इसमें हम टॉप 10 में आते रहे। तो लास्ट कई सारे टाइम से हम टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में इसमें कामयाब रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारा आपको रोल इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अब देखो ये क्यूसीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त आपकी एक ये संस्था है और भारतीय सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आपकी ये काम करती हुई नजर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आपको काम करती हुई नजर आती है। याद रखना है, आसान है। आगे बढ़ता है। अगला है फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया? मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट एक्सेप्टेबल ऐप फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज
एक रिपोर्ट के अंदर जिसका टाइटल क्या था, मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली। ये आपका फरवरी 2023 के अंदर रिलीज करा गया, नाम है इसका व्हाट्सएप। ठीक है, तो देखो चर्चा में इसलिए था कि ये आपका मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली नामक शीर्षक की आपके सामने एक रिपोर्ट आई, जो कि इंडिया के मोस्ट एक्सेसिबल ऐप के बारे में बोल रही थी। उसमें आपका व्हाट्सएप को ही खिताब दिया गया। यहाँ पर मतलब ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आपकी आती रहती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप को याद रखिएगा। सवाल पूछता है ऐसे से ऐसे। अगला सवाल है, विक्ट्री सिटी ये एक नॉवल है, इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, और फरवरी 2023 के अंदर इन्होंने ये अपने नॉवल को लिखा है, उपन्यास को लिखा है। नाम है इनका सलमान रुश्दी। ठीक है, नाम क्या है? विक्ट्री सिटी। इस बुक के अंदर एक्चुअली में एक यंग ऑर्फन लड़की होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो कैसे उसके अंदर मैजिकल पावर्स आती हैं, जो कि उसको एक देवी से प्राप्त होती हैं। उसके संबंध में आपको यहाँ पर चीज़ें पता चलती हैं, तो याद रखिएगा, पेपर में आएगा ये पक्का, बड़ा नाम है ये। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक डेटाबेस के द्वारा रिलीज एक डेटा के अनुसार भारत की रैंकिंग आपको बतानी है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, तो हम रहे इसमें पहले नंबर पर। याद रखोगे तो इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ये आपका सामने एक नजर आई रिपोर्ट। इसके अंदर जो ग्लोबली मिल्क अवेलेबल है उसमें 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत का रहता है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं FAO की बात करूं, FAO क्या है? ये आपका ऑब्वियसली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी फाउंडेशन को लेकर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1945 आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा मेंबर्स टोटल 195 कंट्रीज इसके हैं। हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना है, इसमें आपको नजर आएगा रोम, जो कि आपके इटली में है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है? सभी को पता होगा, फरवरी 2023 के अंदर 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड में नजर आते हैं आपको नरेंद्र मोदी जी। ठीक है भाई, तो चर्चा में था, सभी को पता है, और एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग होती है, US बेस्ड ये कंसल्टिंग फर्म है, वो ये जारी करता है। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको याद रखना है आंसर। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा? यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की आधी बिजली को कंज्यूम करने वाले आपको उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, IEA की आपकी इस प्रिडिक्शन के अनुसार। तो इसमें इनकी प्रिडिक्शन के अंदर बताया गया कि 2025 तक एशिया आपका ऐसा कॉन्टिनेंट बनेगा, उपमहाद्वीप बनेगा, महाद्वीप बनेगा, जो कि कंजम्पशन कर रहा होगा पूरे विश्व की आधी बिजली को। ठीक है, तो ये डेटा है यार। बाकी ये IEA जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसके हेड क्वार्टर को आपको याद रखना है, ये आपको नजर आता है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन को लेकर आपको याद रखना है कि 1974 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? फतेह बिरोल, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बस इतना आप याद रखिएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार फरवरी 2023 में उद्योगपति गौतम अडानी को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर भारतीय बन गया? आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा माहौल बन गया था आपके फरवरी मंथ के अंदर। तो गौतम अडानी को पीछे छोड़कर वो कौन से उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि रिचेस्ट इंडियन बन गए थे फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार? ये बन गए थे हमारे मुकेश अंबानी जी। ठीक है, तो आपको पता है सभी को कि ये चलता रहता है, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट किसकी थी? सभी ने सुना होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसके बाद बहुत सारा पैसा लूज किया था अडानी जी ने। आगे आइए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन
आईआईपी सूचकांक दिसंबर 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेटा के अनुसार इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी इंडेक्स के अंदर वो कितने प्रतिशत बढ़ा दिसंबर 2022 के अंदर? तो 4.3% बढ़ता हुआ नजर आया ये आपका आईआईपी इंडेक्स। ठीक है, आईआईपी होता है क्या है, या फिर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है क्या है? ये एक इंडिकेटर होता है जो कि ये पता लगाता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कितने वॉल्यूम में चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस रिपोर्ट को कंपाइल कौन करता है? अभी जो मैंने आपके एनएसओ की बात करी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर आता है, उसके द्वारा ये जारी करी जाती है। पब्लिश ये मंथली आपका इसको करते हैं, याद रखना है। ये है आपकी इस फरवरी की इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स और बुक्स के आखिरी सवाल। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? What is the rank of India among 55 leading global economies on the international IP index जो कि रिलीज करता है यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स? तो इसमें भारत का स्थान है 42nd। ठीक है, तो 55 में से 42वें नंबर पर इंडिया इसके अंदर रैंक करता है। रिपोर्ट इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों को कवर करती है कि भाई पेटेंट, उनके कॉपीराइट लॉज क्या है, मोनेटाइज आईपी एसेट्स पर कौन कौन से हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर आपको नजर आती हैं। 42वां स्थान है, याद रखना है। तो यार ये थी आपकी एक और वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला आइकन दबा के जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंबाइंड लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।